हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको डायमेंशंस का एक इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअली में डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशन बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, डायमेंशंस जो होते हैं वो आपको रियलिटी में फंडामेंटल यूनिट्स का किसी फिजिकल क्वांटिटी में कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। What is the basic contribution of what is the basic contribution of fundamental quantities, fundamental units to any physical quantity? Okay, तो जैसे कि हमने 3 या 4 क्वांटिटीज की सिर्फ बात करी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था फोर्स के बारे में। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम डायमेंशन से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं m1 L1 T-2। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मास फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके लिए किलोग्राम आ गया, यहाँ पर पावर 1 है तो पावर 1 आ गई। मीटर लेंथ के लिए है, पावर 1 है, पावर 1 आ गई। सेकेंड टाइम के लिए है, पावर -2 है तो पावर -2 आ गई। उसी तरीके से हमने आपको एनर्जी के बारे में भी बताया था। एनर्जी के बारे में आपको ये बताया था, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट के हिसाब से जो हम डायमेंशन लिखेंगे वो आ जाएगा m1 L2 T-2। आ रहा है कि नहीं यार से मुझे? ठीक है, सिंपल है बहुत। ओके, चलिए उसी हिसाब से हम एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम या ग्राम तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कहेंगे मास m की पावर 0, लेंथ यहाँ पर 1 क्योंकि मीटर की पावर 1 तो l की पावर 1 और t की पावर -2। आई होप ये आपको आ रहा है समझे। सिंपल है, ये बहुत याद रहेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए ये तीनों लिखने के बाद, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी स्टेटमेंट हम लिखवाएंगे। बट बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि जब भी हम दो डायमेंशंस को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, सबसे पहले तो सेम डायमेंशंस ही प्लस होंगी या माइनस होंगी। जब हम सेम डायमेंशंस को प्लस या माइनस करते हैं तो बिल्कुल वही डायमेंशन हमें मिलती है। जैसे कि आप किलोग्राम को किलोग्राम से माइनस करोगे तो आपको किलोग्राम ही मिलेगा। 5 किलोग्राम को 10 किलोग्राम में से माइनस कर दोगे तो आपको 5 किलोग्राम ही मिलेगा, किलोग्राम ही मिलेगा। किलोग्राम को किलोग्राम में करके मीटर नहीं मिलेगा। फोर्स को फोर्स में माइनस करोगे तो एनर्जी नहीं आएगा, फोर्स ही आएगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जब दो क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली उनके डायमेंशन सेम होंगे, तभी वो हो रहे हैं प्लस या माइनस। और जो प्लस या माइनस करके जो तीसरी क्वांटिटी आएगी वो भी वही डायमेंशंस की होगी। ये आपको पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था। ओके, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फर्दर एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम डायमेंशंस की। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ dimension of a and b in b t square plus a upon में v square is equals to f। हम वेलोसिटी के भी या स्पीड के डायमेंशन भी लिख सकते हैं। आप जानते हो मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है इसकी, तो हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं m0 L1 T-1। ओके, so what is the dimension of a and b in bt square plus a upon में v square is equals to f। ओके, तो किस तरीके से हम यहाँ पर a और b के डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, a और b के डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। क्योंकि हम इन दोनों क्वांटिटीज को प्लस कर रहे हैं तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी प्लस हो रहे हैं। और इन दोनों को प्लस करके जो तीसरी क्वांटिटी f यानी कि फोर्स जो आ रहा है उसके भी डायमेंशन वही होंगे जो इनके डायमेंशन है। तो हम यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ a अपॉन में v स्क्वायर
इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ। ठीक है, ओके। तो ये बातें हम यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब हमें b के डायमेंशन निकालने हैं, तो बी टी स्क्वायर को f के बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ f। b के डायमेंशंस हमें निकालने हैं, उसे अलग लिख देते हैं। t का मतलब है टाइम, t का मतलब है टाइम। यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे लेंथ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टाइम है। तो हम यहाँ पर इसके डायमेंशंस लिख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, m0 L0 t की पावर 2। ये t की पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ t स्क्वायर है। अगर यहाँ t की पावर 3 होता तो हम यहाँ t की क्यूब लिख देते। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके, चलिए बराबर फोर्स f के डायमेंशंस क्या है बच्चों? ये रहे f के डायमेंशंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f के डायमेंशंस m1 L1 t माइनस 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके, चलिए अब देखते हैं b के डायमेंशंस कितने आएंगे। इसे नीचे ले जाओ, m1 L1 t माइनस 2 अपॉन में m0 L0 t की पावर 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो बच्चों ये बताइए, क्या दो डिफरेंट डायमेंशन डिवाइड हो सकते हैं? हाँ, दो डिफरेंट डायमेंशंस डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट दो डिफरेंट डायमेंशंस मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, बट ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर अब दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 फिर 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। तो हमें b के डायमेंशंस मिल गए m1 L1 t की पावर माइनस 4। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आए भी हैं, तो प्लीज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए उस हिसाब से हम a अपॉन बी स्क्वायर के भी डायमेंशंस फटाफट निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिख लीजिए पहले इसको। ओके, हाँ तो बच्चों हम यहां पर एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, a अपॉन में वी स्क्वायर बराबर होगा डायमेंशंस ऑफ f। चलिए इसे अलग अलग कर देते हैं। a के डायमेंशन अलग हो गए, v स्क्वायर के डायमेंशन अलग हो गए, बराबर फोर्स के डायमेंशंस। a के डायमेंशन कैलकुलेट करने बच्चों, क्या हमें वेलोसिटी या स्पीड के डायमेंशंस पता है? हाँ पता है, m0 L1 t माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 1 और इसकी पावर हम क्या लिख देंगे? 2। पावर 2 करने का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, वो पावर भी हमें करनी है। चलिए फोर्स के डायमेंशंस क्या है? अगेन m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2। ओके, अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं? हम ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a के डायमेंशंस इज इक्वल्स टू m1 L1 t माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो गई। इससे हम इसकी 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m0 L1 का होल स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और t माइनस 1 है, इनटू में 2 करोगे तो t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ओके, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने? यहां तक क्लियर है? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, अब बच्चों आप ये बताओ कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो अब यहाँ पर a के डायमेंशंस लिख सकते हैं सीधा। देखिए 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो गए a के डायमेंशन। ये किसके डायमेंशन आ गए बच्चों? a के डायमेंशन। ओके, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया बच्चों। जब होल पावर हो तो आपको 1 बाय 1 पावर की इंडिविजुअल पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू में 2 फिर माइनस 2 आएगा। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, डायमेंशन समझ में आ रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, डायमेंशंस की एक और एप्लीकेशन देखेंगे कि आखिर डायमेंशंस का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों देखिएगा ध्यान से। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए बच्चों। डायमेंशन का एक बहुत बड़ा, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंडर ही आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर पहला कंसेप्ट ये था कि दो डायमेंशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने का मतलब यही है कि दोनों सेम होने चाहिए।
और प्लस या माइनस करके बिल्कुल वही आना चाहिए जिस मतलब जो आप प्लस या माइनस कर रहे हो जिन्हें, ठीक है, वही आएगा। एक और स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, एक और पॉइंट है उसका, वो ये है बच्चों कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई फॉर्मूला है, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला है, फोर्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला है, या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई एक्सप्रेशन है, तो बच्चों अगर वो एक्सप्रेशन करेक्ट है, अगर वो फॉर्मूला करेक्ट है, तो लेफ्ट हैंड डायमेंशंस हमेशा इक्वल होंगे राइट हैंड डायमेंशंस के। यानी कि अगर आपके पास एनर्जी का कोई फॉर्मूला है तो एनर्जी के जो डायमेंशन है वो बराबर होने चाहिए उस फॉर्मूले के डायमेंशंस के जो फॉर्मूला आप चेक कर रहे हो। अगर मान लो हमारे पास मान लीजिए किसी तरह का कोई फॉर्मूला आपको दे दिया गया है और आपको बोला गया है कि चेक करिए कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो आप ये चेक करोगे क्या लेफ्ट हैंड डायमेंशंस बराबर आ रहे हैं राइट हैंड डायमेंशंस के। अगर वो बराबर आ रहे हैं तो वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, अगर वो बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि फॉर अ करेक्ट एक्सप्रेशन for a correct expression of any physical quantity of any physical for a correct expression of any physical quantity, the left hand dimension must be equals to right hand dimension। ओके, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? बहुत ही आसान है इसके ऊपर क्वेश्चन कोई इस पे बिल्कुल कठिन नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। बट बेसिकली कंसेप्ट वही है कि हमें डायमेंशंस निकालने हैं और चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड डायमेंशन बराबर आ रहे हैं राइट हैंड डायमेंशंस के। अगर हाँ तो वो फॉर्मूला सही है, अगर नहीं तो वो फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिख लीजिए इसको पहले। ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है एक बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये बोला गया है टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन में g, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, l is length, g is acceleration due to gravity, check dimensionally, मतलब आपको ये फॉर्मूला चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या नहीं है, मतलब डायमेंशन के हिसाब से ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों टाइम पीरियड टी का आपको फॉर्मूला दिया गया है, बाय द वे ये पेंडुलम का फॉर्मूला है, बट हम आगे देखेंगे इसको। के क्या है बच्चों? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। आपको मैंने बताया था कि जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे कि π/3, 2π जो रेडियन होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई चीज डायमेंशन लेस कांस्टेंट दी गई है तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि उसका कोई डायमेंशंस नहीं है, उसके कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखिए, यूनिट होने का मतलब ये होता है कि वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए यूनिट किलोग्राम है तो वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए यूनिट मीटर पर सेकंड है तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी को कोई यूनिट नहीं है तो वो सिंपल एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल डिजिट है, एक कॉन्स्टेंट है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो सिंपल एक वैल्यू है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो आपको यहां पर ये दिया गया है कि k जो है ना वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी कि इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, m0, l0, t0 मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास। ओके, l क्या है बच्चों? सिंपल एक लेंथ है
और जी क्या है, आई होप जी जानते हो, स्मॉल जी आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो हम इसके भी डायमेंशंस जानते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले राइट हैंड डायमेंशंस निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड डायमेंशंस निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि वाकई में दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। चलिए कैसे करेंगे इसको बच्चों, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे राइट हैंड डायमेंशंस। राइट हैंड डायमेंशंस में वैल्यू दी गई है आपको के अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो अब हम तीनों के डायमेंशंस अलग अलग लिख लेते हैं। के डायमेंशन, चूंकि ये के एक डायमेंशन लेस है तो हम यहाँ m0 l0 t0 लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है ना भी लिखो तो भी चलेगा, बट हम बता सकते हैं कि इट इज अ डायमेंशन लेस। फिर यहाँ पर है l, लेंथ के डायमेंशन तो वही होंगे बच्चों m0 l1 t0। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्यों बच्चों l क्यों m0 t0 क्यों गया? क्योंकि ये सिर्फ लेंथ है, यहाँ मास नहीं है, यहाँ टाइम नहीं है, सिर्फ लेंथ है। अच्छा, फिर नीचे क्या है g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं m0 l1 t-2। आ रहा है कि नहीं यार समझ में? सिंपल है ये, ठीक है, भूलोगे तो नहीं इस चीज को। ओके चलिए अब हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को रख देते हैं। तो यहाँ पर हम रख दें तो k की वैल्यू हो जाएगी, k के डायमेंशन हो जाएंगे m0 l0 t0 अंडर रूट l m0 l1 t0 अपॉन में m0 l1 t की पावर -2। आई होप ये आ रहा होगा आपको समझ में। हमने l के डायमेंशंस रख दिए, हमने g के डायमेंशंस रख दिए, हमने k के डायमेंशन रख दिए। तो k के डायमेंशंस तो हम भूल सकते हैं बच्चों, क्योंकि m0 l0 t0 ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, हटा देते हैं। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट डायमेंशंस को डिवाइड किया जा रहा है, दो डिफरेंट डायमेंशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो दो डिफरेंट डायमेंशंस को जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो 0 - 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 करोगे तो 0 आ जाएगा अगेन, और 0 - 2 करोगे तो +2 हो जाएगा। ये आ रहा है कि नहीं यार समझे? ओके चलिए अब हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेना है तो m0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, l0 का स्क्वायर रूट फिर 0 ही होगा। और बच्चों ये बताओ टी स्क्वायर है ना, यहाँ पर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो टी आ जाएगा बाहर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपल टी लिख सकते हैं। आ रहा है कि नहीं यार समझे? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m0 l0 और t लिख सकते हैं। क्लियर? यानी कि राइट हैंड डायमेंशंस आ गए m0 l0 t। क्लियर? ओके चलिए अब यहीं पर हम फटाफट लेफ्ट हैंड डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन आप देख सकते हो बच्चों, बड़ा सिंपल है। लेफ्ट हैंड डायमेंशन बेसिकली कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड डायमेंशंस के लिए आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन में t है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन में अगर t है तो t का मतलब सिर्फ टाइम है, यानी कि मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है। तो हम क्या लिखेंगे, m0 l0 और t। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डायमेंशंस इज m0 l0 t। क्या लिख सकते हैं, m0 l0 और t। ठीक है, आप देख सकते हो राइट हैंड डायमेंशन भी m0 l0 t आई है और लेफ्ट हैंड डायमेंशन भी m0 l0 t ही आई है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस फॉर्मूला इज करेक्ट डायमेंशनली, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट डायमेंशनली, मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट डायमेंशनली। आ रहा है कि नहीं यार समझ में? सिंपल है बहुत, क्लियर, याद रहेगी ये बात, भूलोगे तो नहीं इस चीज को। ओके चलिए लिख लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके देख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब बच्चों आप लोगों ने यहां पर डायमेंशंस हमने कुछ चीजों की देखे, एनर्जी के डायमेंशन आपने लिख रखे हैं, फोर्स के डायमेंशन लिख रखे हैं, एक्सेलरेशन के डायमेंशन लिख रखे हैं। बच्चों अब आपको 2-3 क्वांटिटीज की और डायमेंशन याद रखनी है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे वैसे वैसे आपको और डायमेंशंस याद करते रहने पड़ेंगे। ठीक है,
याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन में ट्राई करोगे वैसे वैसे आपको डायमेंशंस याद होते चले जाएंगे। आपको कुछ वहां पर पहले ही लिस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने एनर्जी के देखे, फोर्स का देखा, एक्सेलरेशन का देखा, उसी तरीके से वन बाय वन हम बाकी भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है हमारे पास अगला एक्सप्रेशन डायमेंशन का। बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप जानते हो फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है पर सेकंड, या फिर हम इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड यानी या फिर हर्ट्ज। दो यूनिट है इसकी, दोनों एक ही है एक्चुअली में। तो बताइए क्या मैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस हो जाएंगे पर सेकंड, यानी कि यहां पर मास नहीं है, यहां पर लेंथ नहीं है, यहां पर सिर्फ टाइम है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं m0 L0 t -1, m0 L0 t -1। ठीक है, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस। ठीक है ना, याद रहेगा ये? ओके, चलिए इतना कहने के बाद t की पावर -1 क्यों आया बच्चों? क्योंकि सेकंड की पावर यहां -1 है, इसलिए ये t की पावर -1 आ गया। इसी तरीके से हम डेंसिटी के डायमेंशंस लिख सकते हैं, देखिएगा। चलिए डेंसिटी से पहले हम एरिया और वॉल्यूम के डायमेंशन लिख लेते हैं। एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? एरिया का डायमेंशन हम लिखते हैं, एरिया की यूनिट बताइए। जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद होगा हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जैसे आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो तो 2 मीटर इंटू में 6 मीटर, 12 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो याद रखिए एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, फुट स्क्वायर हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि होगा यहां पर लेंथ का स्क्वायर। तो हम यहां पर एरिया के डायमेंशंस लिख सकते हैं, एरिया के डायमेंशंस लिख सकते हैं m0 L2 t0। यहां पर मास नहीं है, यहां पर टाइम नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है? लेंथ है। तो हमने यहां पर L का स्क्वायर कर दिया। ओके, वॉल्यूम के डायमेंशंस हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, जैसे एरिया मीटर स्क्वायर होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है मीटर की पावर 3। क्या होता है? मीटर की पावर 3। क्या होता है? मीटर की पावर 3। तो बताइए वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? m0 L3 t0, m0 L3 t0। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं इस चीज को? हाँ, तो हमने यहां पर बहुत ही सिंपली फ्रीक्वेंसी, एरिया और वॉल्यूम के डायमेंशन लिख दिया। चलिए इसी हिसाब से अब हम एक डायमेंशन और लिख लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। हम लिखेंगे डेंसिटी के डायमेंशन। हम लिखेंगे बच्चों डेंसिटी के डायमेंशन। तो डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। आपको पता होगा डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि इसकी यूनिट जो होगी वो होगी किलोग्राम अपॉन में मीटर की पावर 3। किलोग्राम अपॉन में मीटर की पावर 3। क्यों? क्योंकि मास अपॉन में वॉल्यूम इसकी यूनिट होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रहेगा? ओके, चलिए तो डेंसिटी के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे बच्चों? ये आ जाएंगे m1, देखिए किलोग्राम है तो m1 आ गया। लेंथ यानी मीटर की पावर -3 है तो L की पावर -3 हो गया। सेकेंड या कुछ तो है नहीं यहाँ पर, तो T की पावर 0 हो गया। ये किसके डायमेंशंस हो गए? डेंसिटी के डायमेंशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने और 4 नए डायमेंशंस पढ़ लिए, फ्रीक्वेंसी, एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी। आपको ये चारों डायमेंशन उनके साथ याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और जो भी डायमेंशंस हमने सीखे हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों अगेन क्वेश्चन है, चेक डायमेंशनली, चेक डायमेंशनली h इज इक्वल्स टू, या फिर हम लिख लेते हैं इसको h इज इक्वल्स टू रो g अपॉन में m। एक फॉर्मूला आपको दिया गया, रो g अपॉन में m।
m है मास, आपको दिया गया h हाइट है, h क्या है बच्चों हाइट, रो क्या है बच्चों डेंसिटी। हम और भी डायमेंशंस देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। g क्या है, अगेन वही है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और m क्या है बच्चों, m है मास, m क्या है मास, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कि यार ये फॉर्मूला आखिर सही है या ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। ओके, तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड डायमेंशंस निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड डायमेंशंस निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो दोनों डायमेंशंस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो बेकार है, फिर वो फॉर्मूला गलत है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। राइट हैंड डायमेंशंस, राइट हैंड डायमेंशंस किस किस के चाहिए बच्चों, डेंसिटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास के। डेंसिटी के डायमेंशंस लिख लेते हैं पहले। सर बहुत आसान है डेंसिटी के डायमेंशंस। डेंसिटी के डायमेंशंस हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए डेंसिटी के डायमेंशंस इक्वल्स टू m1 L-3 T0। अभी अभी बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0 L1 T-2। मास की यूनिट हो सकती है, मास की यूनिट होती है m1 L0 T0। मास तो मास है बच्चों, इसमें लेंथ टाइम तो है नहीं, तो m1 L0 T0। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब फटाफट सारी वैल्यूज रख देते हैं राइट हैंड डायमेंशंस में। हाँ तो क्या रख सकते हैं बच्चों, m1 L-3 T0, g को रख सकते हैं हम m0 L1 T-2 अपॉन में m1 L0 T0। ओके, अब हमने सीखा है बच्चों कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो देख सकते हो इन दोनों डायमेंशंस की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सो ऑब्वियसली वी नीड टू ऐड द पावर ऑफ द इंडिविजुअल फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशंस। मास है 1 + 0, तो ये m की पावर 1 हो जाएगा। -3 + 1 तो ये -2 हो जाएगा। 0 + -2 तो ये -2 हो जाएगा। ओके, अपॉन में m1 L0 T0। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं तो पावर को माइनस करना पड़ता है बच्चों, तो 1 - 1 0 हो गया, -2 - 0 -2 हो गया, -2 - 0 -2 हो गया। तो ये हमारे राइट हैंड डायमेंशंस आ गई। आ रहा है कि नहीं यार, समझे, क्लियर है इतना। अब बच्चों ये देखिए कि हमें लेफ्ट हैंड डायमेंशंस क्या दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड में बच्चों हाइट दी गई है हमें। आप बताइए हाइट किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, या मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। सर हम तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों अगर आप उसको मीटर या सेंटीमीटर में नापते हो तो जाहिर सी बात है हाइट का डायमेंशन तो सिर्फ L हो जाएगा ना, m0 L हो जाएगा और T0। तो हम यहां लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन यानी कि हाइट इज इक्वल्स टू m0 L की पावर 1, क्योंकि हाइट की पावर 1 है यहाँ पर, T0। तो यानी कि ये हो गया इसका मतलब कि हाइट के जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं m0 L1 T0, यानी कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन। लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन। द गिवन एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट डायमेंशनली। ये जो है इनकरेक्ट है डायमेंशनली, गलत है ये फॉर्मूला। ये जिसने दिया है उसने गलत फॉर्मूला आपको दिया है, उल्लू बनाया उसने आपको, मतलब ये फॉर्मूला गलत है। तो जब भी कोई फॉर्मूला आता है फिजिक्स में तो सबसे पहले उसको डायमेंशनली चेक किया जाता है कि यार ये डायमेंशनली सही है कि नहीं। फिर बाद में और भी प्रोसेस होते हैं, एक्सपेरिमेंटली चेक करना उसको, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करना, उसकी वैल्यूज को चेक करना, तो एरर्स देखना, वो भी हम पढ़ेंगे एरर्स क्या होती है। तो बच्चों हम सबसे पहले इसमें डायमेंशनली चेक करते हैं और वही आपको सीखना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि डायमेंशनली चेक करना किसी फॉर्मूले को ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल टास्क है, बहुत ही इजी टास्क है। आपको लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशंस को सिंपल कंपेयर करना होता है। चलिए अगर आपको ये आ गया है समझ में तो एक क्वांटिटी का डायमेंशन हम और लिखेंगे और उस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके, लिख लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों अब जो हम डायमेंशन लिखने वाले हैं बच्चों, वो हम लिखेंगे प्रेशर का डायमेंशन। किसका लिखेंगे बच्चों, प्रेशर का।
तो बच्चों प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है प्रेशर का? फोर्स अपॉन में एरिया। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आप ऊपर फोर्स का डायमेंशन लिखोगे। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा बराबर होगा फोर्स का डायमेंशन अपॉन में एरिया का डायमेंशन। क्या हम फोर्स का डायमेंशन जानते हैं? हाँ सर, हम फोर्स का डायमेंशन जानते हैं। क्या? m1 L1 T-2। एरिया का डायमेंशन, एरिया भी जानते हैं, m0 L2 T0, है ना, क्योंकि एरिया होता है मीटर स्क्वायर। चलिए क्या हम यहाँ पर अब डायमेंशन निकाल सकते हैं प्रेशर का? हाँ सर। क्या आएगा बताओ? डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 1 - 0 हो जाएगा 1, 1 - 2 हो जाएगा -1, -2 - 0 हो जाएगा -2। तो ये हमने किसके डायमेंशन निकाल लिए? प्रेशर के। और ये डायमेंशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। m1 L-1 T-2 प्रेशर के डायमेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, ठीक है। बहुत यूज होता है ये, ठीक है, बहुत आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ओके। तो ये हमने प्रेशर का डायमेंशन और लिख लिया, उसको भी हम उस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों अगेन एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल वही आपको चेक करना है कि यह फॉर्मूला सही है या गलत है। चेक डायमेंशनली P = H rho G। आपको बताना है कि यार ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट टाइम दीजिए, 3 मिनट टाइम दो, चेक करो कि यार ये आपका फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। करिए फटाफट। ओके, तो आई होप आपने किया होगा बच्चों, और आप सभी का सही होगा। और अगर आपका सही नहीं है, कहीं आपने मिस्टेक कर दी है, तो प्लीज चेक करना कि कहां आपसे मिस्टेक हो रही है। कैलकुलेशन में हो रही है, डायमेंशंस पुट करने में हो रही है, आखिर आपसे मिस्टेक कहां हो रही है, ठीक है। ओके, तो बच्चों हमें लिखना है प्रेशर। तो प्रेशर के डायमेंशन अगेन हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड डायमेंशन निकाल लेते हैं। राइट हैंड डायमेंशन H rho G। तो H तो हाइट है बच्चों, तो हाइट के डायमेंशंस हम जानते हैं m0 L1 T0। डेंसिटी के डायमेंशन m1 L-3 T0। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन m0 L1 T-2। ओके, हाँ, तो हमें ये डायमेंशंस पता चले गए। चलिए अब हम राइट हैंड डायमेंशन निकाल लेते हैं पूरा अच्छे से। H rho G, तीनों के डायमेंशन चाहिए हमें, तो तीनों के डायमेंशन रख देते हैं m0 L1 T0। डेंसिटी के डायमेंशन m1 L-3 T0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m0 L1 T-2। तो देख ही रहे हो तीनों डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो सबके पावर्स को ऐड कर देते हैं, 0 + 1 + 0, तो m की पावर 1 हो गया। 1 - 3 और 1, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा, +1 करोगे तो -1 हो जाएगा। ओके, 0 एंड -2, तो ये -2 हो गया। तो ये हमारे राइट हैंड डायमेंशन आ गए। आ रहा है कि नहीं यार समझने? राइट हैंड डायमेंशन आ गए। ओके जी, लेफ्ट हैंड डायमेंशन बताइए क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर है हमारे पास, लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर के डायमेंशन हो जाएंगे P के इक्वल। तो P के डायमेंशन प्रेशर के अभी हमने पढ़े थे, बताइए क्या था? जल्दी बताओ। प्रेशर का डायमेंशन था m1 L-1 T-2। अभी लिखवाया था, फोर्स अपॉन एरिया से आया था। तो चेक करो जरा, लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल आ रहे हैं? हाँ सर, ये दोनों डायमेंशंस इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे राइट हैंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डायमेंशन। सो तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम ये लिखेंगे दिस फॉर्मूला, दिस इज करेक्ट डायमेंशनली, दिस इज करेक्ट डायमेंशनली। ओके। तो बच्चों ये हमने सीखा डायमेंशंस की करेक्शन के बारे में, कि किस तरीके से डायमेंशन जो है हमें बताता है कि कोई फॉर्मूला सही है या कोई फॉर्मूला गलत है, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें इसमें। हमें सिंपल यहाँ पर लेफ्ट हैंड डायमेंशन को इक्वेट करना पड़ा राइट हैंड डायमेंशन। तो बच्चों इसी के ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, और फिर हम एक तीसरी एप्लीकेशन का आज इंट्रोडक्शन दे देंगे
कि तीसरी डायमेंशन का और कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे इसकी एक और जो एप्लीकेशन है वो जो सबसे आखिरी है वो और भी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया वो एप्लीकेशन है। वो हम ये एप्लीकेशन है कि हम किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं डायमेंशंस की मदद से। हम किसी भी फॉर्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं, हम किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं किसकी मदद से, डायमेंशंस की मदद से। ठीक है ना? ओके, तो चलिए हम उसी की बात करते हैं, डायमेंशंस निकाल के उसको चेक करने की। तो उससे पहले एक होमवर्क दे देते हैं आपको, लिखिए। हाँ तो बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन है, चेक डायमेंशनली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट में एल अपॉन में एम या म्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों के डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, के कोई डायमेंशन लेस नहीं है। ठीक है ना? के आपको डायमेंशंस दिए गए हैं। के डायमेंशंस हैं बच्चों m1 l1 t2। अच्छा जी, और बच्चों म्यू जो है, जो नीचे ये क्वांटिटी दी गई है, ये है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ आपको इसके बारे में बताया गया है कि ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो बेटा मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है m अपॉन में l, पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है अपॉन में l है। ठीक है, पर सेकंड का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता। उसी तरीके से मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया, म्यू का फॉर्मूला है वो है मास अपॉन में लेंथ। म्यू का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में लेंथ। ठीक है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू के डायमेंशन आप निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। एल का डायमेंशन देखो, एल का डायमेंशन तो लेंथ ही होगा, के का डायमेंशन दिया गया है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको लिखवा दिया। आप चेक करना ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है या करेक्ट है। वैसे जो ये इनकरेक्ट है आप चेक करना, प्रूफ करना। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों इतना कहने के बाद अब हम थोड़ा सा तीसरी एप्लीकेशन पे आते हैं। वो ये है बच्चों कि जो डायमेंशंस की मदद से हम किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो डेरिवेशन, कैसे बातें होती हैं, उन चीज़ों की ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहता है, क्वेश्चन में ये पता होता है आपको कि अगर जिस क्वांटिटी का आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होके आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो। ठीक है, आप एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि जो एनर्जी है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वो एनर्जी किन वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो हम उन क्वांटिटीज को लिख देते हैं कि वो क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है। फिर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं और उस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट करते हैं बाय अप्लाइंग लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन। ठीक है ना? जैसे कि एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल आज करा रहा हूं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, बट मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको आज के लेक्चर में दे रहा हूं। ठीक है ना? ओके, ध्यान से सुनिएगा कैसे उस क्वेश्चन को करना है। पहले इसको होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप इसको चेक कर दो। आप सबके डायमेंशन जानते हो, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है एंड आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, लिखिएगा derive the formula of energy, derive the formula of energy if it depends on mass and speed। ठीक है, देखिए ये आपको बहुत ही छोटा और ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है उस पर, लेकिन हमें समझने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी है कि हम डायमेंशंस की तीसरी एप्लीकेशन समझ लें इसकी मदद से। तो कैसे समझेंगे बच्चों, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना। आपको ये बोला गया है कि ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यार ये पहले पता लगाओ ये डिपेंड किस पे कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है मास पे और स्पीड पे। ठीक है, मास पे और स्पीड पे।
तो हम यहां पर कैसे लिखेंगे, देखिए एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है यानी कि E, वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये साइन आपको लगाना है, इसका मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, या बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। बाय द वे अभी आपको याद रखना है इसका मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास यानी कि मास m, ठीक है। अच्छा, हमें तो पता नहीं मास की पावर कितनी भी हो सकती है, हमें तो फॉर्मूला ड्राइव करना है, मास की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, स्क्वायर रूट हो सकता है, तो हमें नहीं पता, तो मास की पावर हम a मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, स्पीड, तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड। अच्छा, इसकी भी पावर कुछ भी हो सकती है स्पीड की, तो इसे हम b मान लेंगे। आ रहा है कि नहीं यार समझे। अच्छा, कोई तीसरी क्वांटिटी मान लो हाइट भी दी रहती या एक्सेलरेशन होता, तो हम एक और लिख लेते हैं, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। आ रहा है कि नहीं यार समझे। अच्छा, अब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b। हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, तो हमने इकट्ठे लिख लिया, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, ठीक है। अच्छा, तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे बच्चों, तो यहां लगेगा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m की पावर a, v की पावर b। याद रखिए, जब भी हम डिपेंड्स ऑन का साइन हटाते हैं, या आप बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार डेरिवेशन में करोगे, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं क्या लगता है, कांस्टेंट। तो k क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप ऐसे पता नहीं लगा सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, तो हमें पता चल गया एनर्जी का फॉर्मूला आ गया k, जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m की पावर a, v की पावर b, ठीक है। अब बच्चों आप क्या चाहते हो, ये फॉर्मूला गलत हो या सही हो, सर हम तो चाहते हैं फॉर्मूला सही हो, तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड डायमेंशन के, तो हम वही कर देंगे, दोनों के डायमेंशन बराबर करेंगे और देखेंगे कि a और b की क्या वैल्यू आ रही है। तो अब हम अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड डायमेंशन। लेफ्ट हैंड डायमेंशन यानी एनर्जी के डायमेंशन बराबर होने चाहिए, k तो डायमेंशनलेस है, m यानी कि मास का डायमेंशन, इसकी पावर a हो गया, वेलोसिटी यानी स्पीड का डायमेंशन यानी इसकी पावर b हो गया। इक्वेट कर दिया दोनों को, क्यों इक्वेट कर दिया, क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला के लिए दोनों डायमेंशन बराबर होने चाहिए। ओके, चलिए एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, बहुत आसान है, m1 L2 T-2। अच्छा, मास का डायमेंशन तो सिर्फ m होता है, तो यहाँ L0 हो गया, T0 हो गया, इसकी पावर a हो गया। स्पीड का डायमेंशन होता है m0 L1 T-1 की पावर b हो गया, ठीक है। हमने तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस रख दिए। चलिए यहां पर हम रख सकते हैं, यहां पर वैल्यू है m1 L2 T-2। अब देखिए पावर, होल पावर क्या है बच्चों, a है, तो होल पावर अगर a है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, तो देखिए m की पावर 1 है तो ये m की पावर a हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसी तरह होल पावर b है तो b की मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी पावर से, 0 इंटू में b, बताइए क्या आ जाएगा, 0 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, 0 इंटू में b 0 ही आएगा, क्लियर। ओके, b इंटू में 1 b आ जाएगा और t इंटू में -b। ओके, चलिए अब यहां देखिए दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब पावर ऐड हो जाती हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1 L2 T-2 बराबर, पावर ऐड कर दो, a प्लस 0 a हो गया, 0 प्लस b b हो गया, 0 माइनस b हो गया, ठीक है। ओके, अब बच्चों जाहिर सी बात है, यहाँ अगर m की पावर 1 है, यहाँ अगर m की पावर 1 है तो यहाँ, और यहाँ m की पावर a है और दोनों बराबर हैं, तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो यहाँ m की पावर होगी वही वहाँ m की पावर होगी, यानी कि बच्चों a की वैल्यू 1 आ गई। चलिए b को l की पावर 2 l की पावर b, तो यहाँ b की वैल्यू 2 आ गई, t की पावर -b t की पावर -2, तो यानी कि -2 बराबर -b, यानी b की वैल्यू 2 आ गई। आ रहा है कि नहीं यार समझने, सिंपल है कि नहीं है, क्लियर, आ रहा है कि नहीं यार समझने, ठीक है ना। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया वो फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स टू k m की पावर 1 एंड v की पावर 2, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, और k की वैल्यू होती है 1/2। आया कि नहीं आया समझे।
तो जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, हमने बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ डायमेंशंस को दो तरीकों से इस्तेमाल किया। एक तो हमने फॉर्मूला चेक करने के लिए किया और एक हमने फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए किया। आई होप आपको दोनों तरीके आए समझ में। आई होप आपको जो होमवर्क दिया गया आप उसको करोगे। और ये जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है बच्चों डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले की, इसको हम और भी करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कठिन क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि ये डायमेंशंस हमारे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको लिखवाए गए हैं आप उनको पढ़ते रहिए, उनको देखते रहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, और भी डायमेंशंस हम लिखवाते रहेंगे आपको, उसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे बच्चों। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया। होमवर्क करिएगा अपना, अच्छे से रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, सेफ रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।